गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम फ्रेंड्स। आप लोगों ने यूनिट टेस्ट दिया अकाउंट का, बहुत सारे लोगों का अच्छा फीडबैक आया, बहुत सारे लोगों ने मुझे आंसर PDF करके भेजा। उन लोगों को थैंक यू सो मच। कुछ लोगों ने इमेजेस भी भेजे, लेकिन बहुत अच्छी तरह से आपने पेपर लिखा, उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच। लेकिन कुछ लोगों ने निराश किया, जिन्होंने पेपर तो देख लिया है लेकिन पेपर का जवाब नहीं भेजा। तो उन लोगों को भी मैं अगले पेपर में वो लोग भी जवाब भेजे, ऐसा मैं उन लोगों को भी कहूँगा, जिससे उन लोगों को भी आगे सीखने में सहायता मिले, मदद मिले। आज मैं आपको उस यूनिट टेस्ट के पेपर का सॉल्यूशन वो अपने वीडियो के माध्यम से आपको सिखाना चाहूँगा, और इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखकर अपने पेपर के रिजल्ट का स्वयं मूल्यांकन आपको खुद करना है। हम सभी शिक्षकों ने जो भी टेस्ट पेपर लिए हैं उनका मूल्यांकन तो किया है, लेकिन उसको चेक करके आपको भेजना उतना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में। तो एक मार्क्स के रूप में हमने मार्क्स रख लिया, लेकिन हो सकता है कि वो अनुमानित हो, 1-2 मार्क्स आगे पीछे हो, लेकिन आप स्वयं मूल्यांकन कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। और आपके पास ये वीडियो भी रहेगा, आपके पास मुझे भेजा गया PDF भी मौजूद है, तो आप उसे अच्छी तरह से स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सेक्शन A था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 4 वैकल्पिक प्रश्न थे, यानी सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए, ऐसा था। जिसमें पहला प्रश्न था कि साझेदारी पेढ़ी में कम से कम कितने साझेदार होते हैं। साझेदारी पेढ़ी में कम से कम कितने साझेदार होते हैं, उसके अलग अलग ऑप्शन थे। अब मेरे पास यहाँ पे पेपर मौजूद नहीं है, तो मैं आपको बोर्ड पे मैंने पहले से ही लिख लिया है। तो साझेदारी पेढ़ी में कम से कम कितने साझेदार होते हैं, तो उसका जवाब है पहले का B, 2 साझेदार होते हैं। साझेदारी पेढ़ी में कम से कम 2 साझेदार होते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, पहले का B 2। दूसरा था पूंजी पर ब्याज, यह साझेदारी पेढ़ी के लिए क्या है, या पेढ़ी के लिए क्या है। तो पूंजी का ब्याज या पेढ़ी के लिए खर्च है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन C, खर्च। हाँ, ये पूछा होता है कि साझेदारों के लिए क्या है, तो साझेदार का पूंजी का ब्याज ये साझेदारों के लिए आए हैं, लेकिन पेढ़ी के लिए क्या है, खर्च है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन C, खर्च। तीसरा सवाल था कि यदि लोन पर ब्याज का उल्लेख ना हो, प्रश्न में उल्लेख ना किया गया हो, तो लोन पर कितना % ब्याज चुकाया जाएगा, तो उसका जवाब था ऑप्शन A, 6%। ऑप्शन A, 6%। उसके बाद चौथा प्रश्न था कि साझेदार के पूंजी खाता रखने की कितनी पद्धति है, तो साझेदार के पूंजी खाते की रखने की 2 पद्धति है, उसका ऑप्शन है D, 2 पद्धति है पूंजी खाता रखने की है, एक स्थिर पूंजी खाता पद्धति और एक अस्थिर पूंजी खाता पद्धति। फिर सेक्शन B था, पूछे अनुसार उत्तर दीजिए, जिस जैसा प्रश्न किया है उसी अनुसार से उत्तर देना है। 5 प्रश्न थे, 3-3 मार्क्स के। उसमें पहला प्रश्न था, एक साझेदार प्रति मास के अंत में 1200 रुपये का आहरण करता है और यह आहरण पर ब्याज की दर 6% हो, तो उसका वार्षिक आहरण ज्ञात कीजिए और आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। आहरण पर ब्याज की गणना करने के लिए हमें वार्षिक आहरण की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रश्न में वार्षिक आहरण कहा है, इसलिए हम निकालेंगे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर मासिक आहरण दिया हुआ है 1200, वार्षिक आहरण करने के लिए कहा है, तो आप क्या करोगे, एक वर्ष में कितना महीना होता है, तो 12 महीना होता है, तो 1200 × 12 कर देंगे, तो 14,400 रुपया उसका क्या कहलाएगा, वार्षिक आहरण कहलाएगा। उसके बाद आहरण पर ब्याज कितनी ही बच्चों ने डायरेक्ट लिख दिया, I = PRN। पेपर ऐसे नहीं लिखना है बच्चों, बहुत सारे बच्चों का एकदम परफेक्ट जवाब, एकदम अच्छी तरह से लिखा हुआ, व्यवस्थित, स्वच्छ, मैं ऐसा कह सकता हूँ मुझसे भी अच्छा उन्होंने प्रेजेंट किया है, ऐसे भी बच्चे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ने डायरेक्ट शॉर्टकट, इतना शॉर्टकट मत लिखिए, भले राइटिंग थोड़ी खराब होती है, लेकिन उसको अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका टेस्ट पेपर था वो। तो उसमें एक लाइन लिखना जरूरी था, क्योंकि 3 मार्क्स का सवाल है, तो एक लाइन लिखना बहुत जरूरी है कि साझेदार प्रति मास के अंत में आहरण करता है, और प्रति मास के अंत में आहरण करता है, इसके लिए हम 66/12 का उपयोग कर रहे हैं। अंत में आहरण करता है, आहरण के ब्याज का सूत्र, I का सूत्र लिखना है आपको PRN बटे में 100 लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे कैलकुलेटर पे परसेंटेज का जो बटन है वो होता है। तो 1200 आपका मासिक आहरण ही लेना है, यहाँ पे परसेंटेज का ब्याज की दर है 6%, और ये हमने 66/12 क्यों लिया है, क्योंकि वो कब आहरण करता है, तो अंत में आहरण करता है। तो 1200 × 6% × 66/12 करेंगे, तो 12 से 1200 कट जाएगा, तो 100 आएगा। फिर 100 × 6% का बटन दबाना पड़ेगा आपको, 100 × 6% × 66, 12 तो कट चुका है, तो 66। ऐसा हल करेंगे तो कितना आएगा, 396 रुपया, 396 रुपीज़ उसका आहरण का ब्याज। तो इस तरह से आपको करना था। अगला सवाल जो था, छठा सवाल, कि राम और श्याम एक पेढ़ी के साझेदार हैं, उनके पूंजी का अनुपात 2:1 है। पूंजी का अनुपात फिर से एक बार आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने दिया था, जैसे बुक में दिया हुआ है।
लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया हुआ है, तो आपको पता ही है लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया हुआ है, तो कौन से अनुपात में लाभ हानि बांटा जाएगा? समान अनुपात में। आगे लिखा हुआ था कि श्याम को उसका कमीशन घटाने के बाद शेष लाभ पर 10% कमीशन देना है, और वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ 3,30,000 रुपये हो तो श्याम को मिलने वाली कुल रकम ज्ञात करो। ऐसा लिखा हुआ था। तो उसके 4 स्टेप है, आपको बारी बारी से पता है। पहले हम कमीशन निकालेंगे, फिर शेष लाभ प्राप्त करेंगे, शेष लाभ प्राप्त करने के बाद वो जो साझेदार है उस साझेदार का लाभ प्राप्त करेंगे, और फिर उसकी कुल रकम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले श्याम का कमीशन, क्योंकि श्याम का पूछा हुआ है, तो श्याम का कमीशन का सूत्र, तो कमीशन का पहले सूत्र लिखना है आपको, तो बहुत अच्छा रहेगा कि श्याम का कमीशन या साझेदार का कमीशन बराबर, पहले सूत्र लिखना है, साझेदार का कमीशन बराबर कुल लाभ या शेष लाभ या शुद्ध लाभ, कुछ भी लिख सकते हैं आप, गुणे कमीशन की दर बटे में 100 प्लस कमीशन की दर। और फिर ये लाइन लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। श्याम का कमीशन 3,30,000 गुणे 10 और 100 प्लस 10 करेंगे तो कितना होगा? 110। जब आप इसे हल करेंगे तो कितना आएगा? 30,000 रुपया। 3,30,000 गुणे 10 बटे 110 करेंगे तो कितना होगा? 30,000। अब शेष लाभ, कुल लाभ माइनस श्याम का लाभ, तो कुल लाभ है 3,30,000, श्याम का लाभ है 30,000, घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 लाख। तीसरा स्टेप था श्याम का लाभ 3 लाख गुणे उसका हिस्सा, यानी शेष लाभ गुणे श्याम के लाभ का भाग, तो शेष लाभ कितना है? 3 लाख, और श्याम का लाभ का भाग कितना है? 1/2, क्योंकि प्रश्न में नहीं दिया हुआ है लाभ हानि का अनुपात, वो तो पूंजी का दिया हुआ है, लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया, मतलब समान, और 2 साझेदार है यानी 1:1, 1:1 के हिसाब से इसका कितना होगा? 1/2। तो 3 लाख गुणे 1/2 करेंगे तो कितना आएगा? 1,50,000। और लास्ट स्टेप श्याम को मिलने वाली कुल रकम, श्याम का लाभ प्लस कमीशन, लाभ है उसका 1,50,000 और कमीशन है 15,000, दोनों को जोड़ देंगे तो 1,65,000। अगला सवाल था 7वां, साझेदार ए, बी और सी पेढ़ी का 1,50,000 का लाभ 3:2:1 में बांटने के बदले भूल से 2:2:1 में बांट दिया। भूल सुधार प्रविष्टि लिखना था आपको। तो भूल सुधार प्रविष्टि मैंने क्या कहा? सबसे पहले साझेदार का नाम, फिर सही असर माइनस गलत असर, सही में से गलत घटाने के बाद अगर आपका उत्तर माइनस में आएगा तो पूंजी खाते उधार, और प्लस में आएगा तो पूंजी खाते जमा। तो सबसे पहले तो पेढ़ी का लाभ 1,50,000, शायद आपको उतनी अच्छी तरह से नहीं दिखे तो आप मेरे ऑडियो को सुन सकते हैं, ऐसे मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाई दे। लाभ कितना लिखा हुआ है? 1,50,000। 1,50,000 का पहले सही असर करेंगे, तो सही असर क्या है? 3:2:1, यानी 1,50,000 को 3:2:1 यानी 3/6, 2/6 और 1/6 में बांटेंगे, तो 1,50,000 गुणे 3/6 करेंगे तो 75,000, 2/6 करेंगे तो 50,000 और 1/6 करेंगे तो 25,000 आएगा। और फिर भूल से कौन सा अनुपात में बढ़ गया है? 2:2:1 में बढ़ गया है। 2:2:1 में अगर आप बांटेंगे तो 60,000, 60,000 और 30,000 आएगा। 2:2:1 का मतलब 2/5, 2/5 और 1/5। अब हम प्लस माइनस करते हैं, तो 75 में से 60,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15,000 प्लस में, 50 में से 60,000 घटाएंगे तो माइनस 10,000, और 25,000 में से 30,000 घटाएंगे तो माइनस 5,000। तो इस तरह से जिसका माइनस में आया उसके पूंजी खाते उधार होगा, इन दोनों का माइनस में आया तो इन दोनों का उधार होगा, और इसका जमा होगा। लेकिन आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पे एक रोजनामचा लिखना है। क्या रोजनामचा होगा? तो बी के पूंजी खाते उधार 10,000, सी के पूंजी खाते उधार 5,000 और ए के पूंजी खाते जमा 15,000। इस तरह से आपको लिखना है। लास्ट एक सवाल था, 8वां सवाल में, ऐसे तो 9वां सवाल एक है लेकिन वो थियरी का सवाल था, तो 8वां सवाल था उसमें कि ज्योति, दीपक और रोशनी एक पेढ़ी के 3:2:1 में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। रोशनी को लाभ में से कम 18,000 मिलेगा ही, ऐसी गारंटी ज्योति और दीपक ने दी है। यदि वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ 90,000 हो तो तीनों साझेदारों को मिलने वाली रकम ज्ञात करो। तो सबसे पहले ज्योति, दीपक, रोशनी, उनका अनुपात लाभ लिख लिया है। पेढ़ी का लाभ 90,000, उनका अनुपात क्या है? उनका अनुपात है 3:2:1, मैंने यहाँ कोष्टक में लिख दिया है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि गारंटी वाला जो सवाल होगा उस सवाल में जिस शख्स को, जिस साझेदार को गारंटी मिल रहा है उसके नीचे गिनकर आपको 2 लाइन छोड़ना है, और 2 लाइन छोड़ने के बाद गारंटी की रकम लिख लेनी है। तो गारंटी की रकम कितना होगा? 18,000। जिस साझेदार को गारंटी मिला है उस साझेदार के नीचे ठीक 2 लाइन छोड़कर तीसरे लाइन में गारंटी की रकम लिखना है। अब हम लाभ का वितरण करके देखेंगे कि रियल में कितना मिल रहा है उसको, कितना कम पड़ रहा है उसकी गारंटी में। तो लाभ का वितरण जब हम लोग 3:2 में करेंगे तो 90,000 को 3:2:1 में बांटोगे तो 3/6, 2/6 और 1/6, तो 90,000 गुणे 3/6 करोगे तो आधा तो इसका ही हो जाएगा 45,000, इसका होगा 30,000 और इसका होगा 15,000। तो आप समझ ही सकते हो अपने आप की डिफरेंस से कि यहाँ कितना कम पड़ रहा है, तो 3,000 कम पड़ रहा है। और ये 3,000 कौन ला कर देंगे? तो ज्योति और दीपक ला के देंगे। कौन से अनुपात में ला के देंगे? तो 3:2 में, जो उनका आपस में जो अनुपात है उस अनुपात में ला के देंगे। यानी उस 3,000 में से
ये दोनों उतना पैसा ला कर देंगे और इन दोनों के लाभ में से उतना कम हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो देखिए ज्योति का लाभ ऐसे उसे 45,000 मिलने वाला था, लेकिन उसने गारंटी लिया और गारंटी में कम पड़ा। तो कितना कम पड़ा, 3,000। उसमें से ज्योति पूरा नहीं देगी, वो कितना देगी, 3:2 के हिसाब से 3/5 भाग वो देगी। तो इस हिसाब से 1800 देगी। तो 45,000 में से 1800 कम हो जाएगा तो 43,200। दीपक का लाभ, दीपक का 30,000 मिलता, लेकिन उसने भी गारंटी लिया था तो उसके में से भी कम होगा। तो कितना कम होगा, 3,000 गुणे उसका भाग है 2/5, तो उसका 1200 कम होगा, तो 28,800। और रोशनी का ऐसे तो उसको नियम के हिसाब से बांटने के हिसाब से 15,000 ही मिल रहा है, लेकिन चूँकि उसको गारंटी मिल रहा है तो उसकी तरफ से ज्योति की तरफ से उसे 1800 और दीपक की तरफ से उसे 1200। इस तरह से 3,000 जोड़कर उसका पूरा कितना हो जा रहा है, 18,000 हो जा रहा है। तो इस तरह से ये आपका 8वां सवाल था। 9वां सवाल थियरी का था कि साझेदारी का अर्थ और उसके लक्षण लिखिए। तो साझेदारी का अर्थ, साझेदारी करार अधिनियम 1932 के कलम 4 के अनुसार करार करने योग्य 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से कानूनन धंधा करें तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। लक्षण में भी लगभग वही था कि साझेदारी यह करार से स्थिति में आती है, इसका उद्देश्य लाभ कमाने का होता है, इसका धंधा कानूनन होता है, इसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 साझेदार होते हैं। सभी साझेदारों की जिम्मेदारी कैसी होती है, अमर्यादित होती है। सभी साझेदार एक दूसरे के प्रतिनिधि यानी एजेंट होते हैं, कोई किसी का मालिक नहीं होता और मालिक ही संचालक और संचालक ही मालिक होता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो सेक्शन सी में जो 10वां सवाल था वो आपके बुक का ही क्वेश्चन है। उसमें सिर्फ मैंने नाम बदला था रवि और कवि, बाकी क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो सेम क्वेश्चन है, रकम भी वही है। हाँ, एक नाम बदला था और दूसरा मैंने उसकी तारीख 1 साल आगे कर दिया था, बाकी वो सेम क्वेश्चन है। तो उसका भी मैंने वीडियो यूट्यूब पे रखा है, उसे आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जो आगे के जो टॉपिक है जहाँ से हमने स्टॉप किया था, मैंने आपको उदाहरण नंबर 1 तक सिखाया था, उदाहरण नंबर 3 सिखाऊंगा और उसके बाद हम बाकी के जो 2-3 सवाल बाकी है, क्वेश्चन नंबर हमारा बाकी है अब 18, 19 और बीच में एक 13वां क्वेश्चन बाकी था। 3 क्वेश्चन बाकी है और उदाहरण भी हमने 2-3 उदाहरण कर लिया, दूसरा हम पहले से कर चुके हैं, पहला तीसरा कर लिए, 1-2 उदाहरण और करेंगे। तो ये 1 वीक तक ये चैप्टर चलेगा, फिर आने वाले वीक से हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।